मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस बन चुका है, इसका हल क्या है? जानबूझकर हालात को बेतुके अंदाज में बिगाड़ा जा रहा है। पाकिस्तान का कौन सा मसला हल होगा, ये न इमरान खान को पता है न किसी और को पता है। खोड़ो साहब फरमा रहे हैं कि मेजॉरिटी में है गवर्नमेंट। इनकी किसी भी बात से मैं एग्री नहीं करती। पहले आप लोग नहीं जाना चाहते थे, इसलिए नहीं जाना आप लोग जाना चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने स्टेटेड पॉलिसी दी कि हम वापस क्यों जा रहे हैं, ताकि हम जनरल इलेक्शंस ले सके। इसके ऊपर ले तो लाल हो रहा है और गवर्नर उसको जस्टिफाई करता है, चाहे वो केपीके के हों या फिर पंजाब के हों। तो फिर इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ क्या कहता है? तोता मैना कहानी सुन रहा था निसार खोड़ो साहब की। ओए होए, खबासा तो पीटीएम की 13 सियासी जमातों ने की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। मुल्क के अंदर सियासी और आईनी बहरान बढ़ता जा रहा है। आज सुबह से ही इंतजार था कि लाहौर हाई कोर्ट क्या फैसला देती है। असद उमर साहब ने दरख्वास्त दायर की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि पंजाब के अंदर इंतखाबात 90 रोज के अंदर अंदर होने चाहिए। आज लाहौर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर बड़ा फैसला दिया है। दोपहर से इंतजार किया जा रहा था, उनकी वेबसाइट के ऊपर यह फैसला जारी किया जाना था और अब तक की तातरीन और अहम तरीन जो खबर है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 90 रोज के अंदर अंदर पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इससे पहले गवर्नर केपीके और गवर्नर पंजाब दोनों की जानिब से ले तो लाल से काम लिया जा रहा था और बार बार एक ही बात कही जा रही थी। मुल्क के अंदर ऑलरेडी एक फाइनेंशियल क्राइसिस है। IMF के साथ हम प्रोग्राम में जाने में बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह IMF की जानिब से जबकि दीगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जानिब से पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस को करार दिया जा रहा है। अब जब पॉलिटिकल क्राइसिस का हल नहीं सामने आ रहा तो अंदाजा लगाइए कि इकोनॉमिक क्राइसिस तो अपनी जगह पर होगा। और आज जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, अगर इसके ऊपर अमल दरामद हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फैसले तो आते हैं, उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद होना ना होना यह भी एक इंपॉर्टेंट मामला है जो हमने माजी में देखा। तो अब देखना यह है कि कितने दिनों के अंदर इसके ऊपर अमल दरामद होता है और किस तरह से जो अग्रीव्ड पार्टी है यानी पाकिस्तान की पब्लिक जो इस तमाम सूरत हाल के अंदर मुश्किलात का सामना कर रही है उनको रिलीफ मिलता है। आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #पॉलिटिकल क्राइसिस। #पॉलिटिकल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाहिजा करते हैं। आज के हमारे मौजूद मेहमान, मैं उनका तारुफ कराया देता हूँ। कंवल शौजब साहिबा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीजनड पॉलिटिशियन इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कंवल। जनाब मोहतरम सेनेटर निसार खोड़ो साहब, सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, पहली दफ़ा हमारे शो पर तशरीफ़ ला रहे हैं। सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दो और मौजूद मेहमान शामिल होंगे। जनाब हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, JUIF से ताल्लुक़ है आपका, और अज़हर सिद्दीक़ साहब, मुल्क के मारूफ माहिर आइन और कानून। सबसे पहला सवाल मेरा निसार खोड़ो साहब से होगा, क्योंकि काफ़ी तरद्दुद और तवक्कुफ़ किए बैठे थे। खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया। मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस बन चुका है, इसका हल क्या है? ये तो इसी तरह सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह एक दूसरे के पास बॉल आती जा रही है, जाती जा रही है और हालात रोजाना की बुनियाद पर बिगड़ रहे हैं। सेनेटर साहब, देखिए, मैं समझता हूं कि जानबूझकर हालात को बेतुके अंदाज में बिगाड़ा जा रहा है। बिगाड़ने वाला इमरान खान है। उसकी अपनी यू टर्न्स की वजह से वो खुद भी अंदर कंफ्यूज हो गया है और मुल्क को भी कंफ्यूज कर रहा है। जिसके मुहरकात भी होते हैं, जिसके नताइज भी दिखने में आए कि लोगों ने बेजारी का ऐलान कर दिया कराची की लोकल बॉडी इलेक्शंस पे। उनके मौक़िफ़ की तायद न करते हुए उनकी पार्टी को नंबर 3 बना दिया कराची की लोकल बॉडी इलेक्शंस में। ये एक बेजारी का सा तासुर पैदा होता है। अब क्राइसिस वैसे तो कोई नहीं है। क्राइसिस सिर्फ ये है
कि कभी इस्तीफा देते हैं, कभी वापस लेते हैं। जब उनको पहले हम कहते थे कि क्राइसिस न पैदा करो, आओ असेंबली में हमारे ऊपर तनकीद करो, बैठो यहाँ, लीडर ऑफ अपोजिशन बनो, सब कुछ बनो, तब उनको आना नहीं था। जब उनको एहसास हुआ कि जी कोई दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए, वो आपस में मिलजुल कर एक वजीर आजम ले आएंगे केयर टेकर, तो उन्होंने ठक से कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ। अभी इस्तीफे पहले कह रहे थे कबूल करो कबूल करो, अब हमने कबूल किए तो उन्होंने कहा जी कबूल ना करो, क्यों किया क्यों किया क्यों किया। चीफ मिनिस्टर पंजाब से कहा कि तुम जी एतमाद का वोट लो, KPK से कहा पंजाब का वोट लो, एतमाद का वोट लेने के बाद कहा डिसॉल्व करो, और फिर ये क्राइसिस पैदा करो कि जी 2 सूबों में पहले इलेक्शन हो। यानी इमरान खान साहब जानबूझकर ये कहते हैं कि जनरल इलेक्शंस में तासुर बने, कुछ रिहर्सल नहीं है, ये तासुर बनाने की बात है कि जी पंजाब में तहरीक इंसाफ हार गई या जीत गई, या KP में जीत गई या हार गई, जिसका तासुर पड़ेगा अगली जनरल इलेक्शंस में। आपको और हम सबको पता है कि पहले ऐसा होता था कि नेशनल असेंबली के इलेक्शंस एक दिन होते थे और 3 या 4 दिन के बाद सूबाई असेंबलियों के इलेक्शंस होते थे, जिसकी वजह से ये सब कुछ चला और एक दूसरे पर असरअंदाज होते रहे नताइज, जिस पर जाके फाइनली फैसला हुआ कि पाकिस्तान में अगर इलेक्शन हो तो एक दिन हो। अब एक दिन को गिराने के लिए, मिटाने के लिए जानबूझकर 3 महीने पहले, जबकि टर्म पूरा हो रहा है जुलाई में या अगस्त में, उससे 3-4 महीने पहले इलेक्शन करवाना चाहते हैं। इस इलेक्शन में जो 2 सूबों के इलेक्शन होंगे, उसमें मसला हल क्या होगा, पाकिस्तान का कौन सा मसला हल होगा, ये न इमरान खान को पता है न किसी और को पता है। तो ये जानबूझकर ये जो फैला रहे हैं, मैं ये भौचाल फैला रहे हैं, मैं उसको सख्त लफ्ज़ भी कह सकता हूँ, खबासत फैला रहे हैं, ये जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्यार नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की भी वो वैल्यू नहीं करता, पार्लियामेंट की वैसे ही वैल्यू नहीं की, तो कभी उसने पार्लियामेंट को कभी 2 नंबरी कहा, कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा, अभी भी पार्लियामेंट से बाहर बैठा है। और इस तरह से पहले कहता है मैं 33 सीटों पे खुद कैंडिडेट होऊंगा, फिर कहता है कि नहीं जो पुराने थे उनको मैं फील्ड करूंगा। समझ में उसको भी नहीं आ रहा और हमें भी खामखा तंग कर रहा है, खामखा कंफ्यूज कर रहा है। अच्छा, अवाम को अच्छा खोड़ा साहब, देखिए आप काफी देर से बोल रहे हैं, एक सवाल मैं कर सकता हूं आपकी इजाजत से। तो ऐसा क्यों नहीं है, जब ये बात कही ही जा रही है कि इंतखाबात एक ही वक्त पे होना चाहिए, विच इज अ गुड सजेशन आई गेस, इसमें कोई बुरी बात नहीं, तो पहले कर लिए जाएं। यानी अगर अक्टूबर 2023 में ही करने हैं तो व्हाई नॉट इन अप्रैल 2023, बजट से पहले, ताकि एक स्टेबल गवर्नमेंट आए और वो IMF के साथ मुज़ाकरात करे। मैं उसका अर्ज करूं जनाब, अर्ज करूं सर, इस वक्त हुकूमत पूरी मेजॉरिटी में बैठी है, इस वक्त हुकूमत जो बैठी है वो पूरी मेजॉरिटी में है, उसको कंफर्टेबल मेजॉरिटी मौजूद है। इमरान खान ने IMF के साथ डील किया, हमें बताया नहीं, असेंबली को बताया नहीं, क्या वो कह के आया है, क्या प्रॉमिस करके आया था, वो किसी को उसने बताया नहीं। अब हम उसकी पैरवी करते हुए IMF से जो अगर डील फाइनलाइज कर रहे हैं, तो ये भी एक मेजॉरिटी में बैठी वाली हुकूमत ही कर रही है ना। अगर हमारे पास मेजॉरिटी नहीं होती तो फिर IMF हमसे बात क्यों करती, हमें क्यों इस तरह से मशवरे देती, या हम क्यों उनके मशवरे मानते। इस वक्त हुकूमत कंफर्टेबल अंदाज में बैठी है, यानी ड्यूली इलेक्टेड है। ये ड्यूली इलेक्टेड इसलिए कहता हूं कि इस हुकूमत के साथ जो जो पार्टियां थी, कल इमरान खान के साथ बैठी थी, आज हमारे साथ बैठी हैं। इमरान खान की भी अकेले हुकूमत तो थी नहीं, उनके साथ भी ये 2-4 और पार्टियां थी सर। तो जब उनके साथ थी तो ठीक था, अब हमारे साथ हैं ठीक नहीं है, यही तो कोई तुक नहीं बनता ना। इसलिए हुकूमत अभी इस वक्त कंफर्टेबल मेजॉरिटी में बैठी है, कंटिन्यू कर रही है, मुकाबले कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस को ओवरकम करने की भी कोशिश कर रही है और माशी तौर पर भी कम करने की कोशिश कर रही है, अगर हो सकता है तो। क्योंकि आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि IMF की मदद के अलावा, IMF की मदद के अलावा पाकिस्तान का कोई
नतीजा अच्छा नहीं रहेगा। Right, तो sir. हम तो उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि जी हाँ कुछ ना कुछ हो जाए। सर योर पॉइंट तो इज फिर टेकन, लेकिन इलेक्शन इसमें अक्टूबर में सवाल क्यों ये ना हो? बनता है कि मेजॉरिटी में गवर्नमेंट है या नहीं है, तो वो अपोजिशन जो कि इस वक्त पार्लियामेंट में नहीं है लेकिन फेयरली क्या हर मतलब? पॉइंट के ऊपर आप लोगों को टफ टाइम दे रही है, I'm sorry. तो उनकी रिप्रेजेंटेटिव बैठी हैं कमल चौधरी। मैं आपके पास दोबारा आता हूं। आई डोंट एग्री सर मैं आपका जवाब लेना चाह रहा हूं। I don't agree. इस I सवाल don't ये agree. सवाल है मेरा, इसका मैं जवाब लेना चाह रहा हूं। कमल चौधरी साहबा, जी। खोड़ो साहब फरमा रहे हैं कि मेजॉरिटी में है गवर्नमेंट, आपको लगता है कि मेजॉरिटी में है, और अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता बतौर पीटीआई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। निसार खोड़ो साहब पुराने सीजन पॉलिटिशियन है, यकीनन आइन पे गहरी नज़र रखते होंगे, बहुत सारे इन्होंने मद्दोजज़र देखे होंगे सियासत के। लेकिन सियासी मजबूरियाँ होती हैं, पार्टी की मजबूरियाँ होती हैं, और फिर पार्टी भी ऐसी हो जो छोड़ती ना हो, जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जैसे बंदे को हक की बात करने पे निकाल बाहर करती हूँ। मैं इनके जो मुश्किलें हैं उनको समझते हुए आसान करने की कोशिश करती हूँ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकी किसी भी बात से मैं एग्री नहीं करती। सबसे पहले इस्तीफों पे आ जाए। निसार खोड़ो साहब को बताना चाहती हूँ, 11 अप्रैल 2022 को इस्तीफे दिए थे। सामने बैठा था कासिम सूरी, एक्टिंग स्पीकर, जिसको जो इस्तीफे दिए उनके सामने खड़े होकर दिए, उन्होंने माने। जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुई बाजवा साहब की मेहरबानी से, जो उन्होंने अब बताया है, जावेद चौधरी साहब ने लिख के दिया है कि जी ये हुकूमत उनको लग रहा था बड़ी खतरनाक है, उस पर भी मैं बयान दूंगी, अभी आपको बताऊंगी कि कैसे खतरनाक थी। और फिर उन्होंने सारी मेहनत करके सो कॉल्ड सामने से वो उतो न्यूट्रल हो गए, तो पिछो पिछो काम पाई रखा। ठीक कह रहे हैं, वो जो पार्टियां इनके साथ आके बैठी हैं वो बेचारी डर के मारे बैठी हैं। सुबह 2 बजे उन्हें फोन जाते रहे हैं। असलम बुतानी साहब को बुला के पूछें, वो बाप पार्टी वाले जो हैं मोहतरम खालिद मक्सी साहब, उनको बुला के पूछें। उनकी मेरी फड्डा हो गया था इसी बात पे। मैं कहा ना लो ना, कहने फोन किया सी, तो कहते तुम जाके ले लो ना, हम तो सिंपल किसी का फोन आ जाए तो हमारी हालत हो जाती, तो उत्ते वाले का फोन आ गया। तो ये बातें जो है ना, ये आप ऑन रिकॉर्ड है। सबसे पहली बात ये, तो इस्तीफे हमने उनको दिए, उस पर एतराज लगा दिया कि इस्तीफे ठीक नहीं है, इस्तीफे हाथ से लिखे हुए नहीं है, इन पर्सन आके चैम्बर में पेश नहीं किए गए। आइन का आर्टिकल 64 प्रोविजो 1, और ये मेरे पास स्पीकर नेशनल असेंबली जो अब बैठे हुए हैं, जो ये सारी जो सारा ये फसाद और खबासत वो मचा रही हैं, स्पीकर का ऑफिस यूज हो रहा है। ये कौन होते हैं कहने वाले कि जब ये कह रहे थे तो हमने नहीं इस्तीफे एक्सेप्ट किए, अब इन्होंने कहा तो हमने इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए। ये हम का क्या मतलब है भाई? ये एक इस्तीफे जो एक सेट रूल होता है ना, उसको फॉलो करना, रूल ऑफ बिजनेस को फॉलो करना। जितने भी सीटें थी हमारी हलाल की जीती हुई सीटें थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की 6वीं बड़ी जमात और असेंबली की सबसे बड़ी जमात, इमरान खान ने किसी बुनियाद पे जिस रिजीम चेंज ऑपरेशन को रिजेक्ट किया, इस जाली असेंबली में जो होने वाले फैसले थे, इस असेंबली में जो ये जाली हुकूमत आई, इसके किए हुए फैसलों को रिजेक्ट किया कि यहाँ से अवाम दोस्त फैसले नहीं होने। वापस उसी असेंबली में जाना चाहते हैं। ये क्वेश्चन ये है, निसार खोड़ो साहब का जो पॉइंट था ना, उसका जवाब आप जरूर दें। सारे पॉइंट मेरे पास है, मैं 1 मिनट में दूंगा। अच्छा चले। आर्टिकल 64(1) से मुनहरिफ हुए कौन? स्पीकर नेशनल असेंबली जो अभी बने हुए राजा परवेज अशरफ साहब। रिटर्न भी लिख के भेजा हुआ, मैं भेज रही हूँ, चलाएं इस पे। जुबानी 15 मिनट की पहले भी स्टेटमेंट्स दी है, प्रेस टॉक की है, पीटीवी ने पूरी लाइव कवर की है। बताया है कि जनाब अगर ग्रुप में भी आए, सारा गैंग बन के भी आया या एक वफद में भी आया, मैं नहीं मानूंगा, एक एक बंदा आएगा रिटर्न देगा तो मेरे पे लीगल बाइंडिंग है। जैसे ही इन्होंने सुना इमरान खान की स्टेटेड पॉलिसी आई, उसके बाद वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने स्टेटेड पॉलिसी दी कि हम वापस क्यों जा रहे हैं, ताकि हम जनरल इलेक्शंस ले सके। तो उन्होंने कहा जी वही इस्तीफे जो इन्फेक्शियस हो गए थे, जिस पे अदालत से भी एतराज लग गया था, राजा साहब ने लिख के भेजा हुआ था कि एतराज है, ये नहीं हम मानेंगे, वो सारे एक्सेप्ट कर लिए। तो उस पर अब हम लीगल प्रोसीडिंग्स करेंगे, क्योंकि इस्तीफे कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। ये हमारी पार्टी, हमारे चेयरमैन का हमारा चॉइस है। नहीं, चॉइस है एक चीज, लेकिन कमल पहले आप लोग नहीं जाना चाहते थे, इसलिए नहीं जाना। आप लोग जाना चाहते हैं, और जाने की जो रीजन है, एक उस रीजन पे आते हैं। रीजन ये है, आप चाहते हैं कि आपकी अपोजिशन में स्टैंडिंग हो, आपका अपना अपोजिशन लीडर हो, जिससे कल को मुशावरत हो सके और आपके मशावरत से आने वाला जो इंटरम सेटअप हो वो आए। यही चाह रहे हैं ना आप लोग? ये भी है, और भी इश्यूज हैं। अब दूसरी आपकी गवर्नमेंट तो ऑलरेडी थी ना, पंजाब में इत्तेहादी गवर्नमेंट, उनसे मुशावरत के बाद जो बंदा आया वो भी तो काबिल कबूल नहीं है। मुशावरत के बाद नहीं आया, मुशावरत तो हुई थी ना, पहले नहीं हुई ना, वो तो अब इलेक्शन कमीशन के भाई जिस हद तक हुई थी, कल को यहाँ पर भी यही हो। फिर अगली बात सुन लीजिए। अब जो इन्होंने पंजाब की असेंबली और उस पर पूरा एक तबरा पढ़ दिया,
देखिए आपके अपने आइन के आर्टिकल्स के मुताबिक चलना है। आइन और कानून अलग से जो आवाज निकालते हैं फजलुर रहमान उनसे ही जाके समझ लें। आइन का आर्टिकल 105 का प्रोविजन 1, 2, 3 कह रहा है कि गवर्नर साहब जो हैं वो जिस वक्त आपने असेंबली तोड़ी, लीगल तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से असेंबली डिसॉल्व हुई, उसके बाद जब समरी गई उधर उनके पास, गवर्नर साहब के पास, गवर्नर साहब से पहले आइन का आर्टिकल 105 इन्वोक हो गया और आइन का आर्टिकल 105 कह रहा है, मैं पढ़ के भी सुना दूंगी, कि 90 दिन से बियॉन्ड नहीं जा सकते। वो ये नहीं कह रहा है कि आपने 90 दिन के अंदर अंदर करना है, नॉट आफ्टर 90 डेज का है, फुल स्टॉप लगा दिया। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप आइन शिकनी करने जा रहे हैं। अब दूसरी बात सुन लें, इलेक्शंस जो है ना, इलेक्शंस अगर प्रोविंशियल असेंबलीज 2 बड़ी पाकिस्तान की टूट चुकी हुई हैं, तो आप 3 महीने की केयर टेकर गवर्नमेंट्स को मुगल आजम बना के नहीं बिठा सकते हैं, आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। हम तो आपसे जनरल इलेक्शन मांग रहे थे, इसलिए तो हमने रिजाइन किए थे। और क्यों मांग रहे थे? क्योंकि पाकिस्तान की मईशत का क्या हाशर किया, IMF पे बहुत चीखें मारते थे। जिस वक्त स्टेट बैंक का लेकर आए हम बिल, तो वही बिलावल साहब खड़े होकर कहते थे PTIMF ने गिरवी रखवा दिया पाकिस्तान को। फिर इन्होंने कई किस्म के बयान दिए कि जी बजट ऐसा ला रहे हैं। उस वक्त की आप अब इन्हीं की हुकूमत ने, ये PDM की जो 13-14 जमाती हुकूमत ने पाकिस्तान का 6वां इकोनॉमिक सर्वे दिया है हमारे जाने के बाद, खुद इंडोर्स किया कि जी 6.1% पे आपकी ग्रोथ रेट था। और अगले 10 साल की वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि फास्टेस्ट ग्रोइंग मुल्क, अगर कोई इमर्जिंग ग्रोइंग मुल्क है तो वो पाकिस्तान है। यहाँ टूरिज्म स्टार्ट हुई थी, टेररिज्म खत्म हुई थी, इन्होंने माशाल्लाह रिवर्स किया, फ्रॉम टूरिज्म टू टेररिज्म वापस। फिर उसके बाद आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी, 32 बिलियन की आप एक्सपोर्ट्स पहली दफा लेके गए थे 17-18 सालों में, वो अब बिल्कुल माइनस पे आ गई। टेक्सटाइल सेक्टर अपनी जगह पर हुई, वो बाद में, वो अभी मैं आपको और बाकी जिनका बेड़ा गर्क समेत हम सबके हुआ वो भी बताती हूं। टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो कोरोना के दिनों में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट दुनिया जान में जा रही थी, मेड इन पाकिस्तान लेबल लोग पोस्ट करते थे हर जगह से जाके। टेक्सटाइल से 80 लाख बंदा, इस वक्त 87 लाख बंदा निकाला गया, टेक्सटाइल बंद कर दिए। कारखाने और लंगर खाने दोनों बंद। अब कोई रेडी बानों के रेड़ी तक तोड़ दिए गए। हमने शुरू किया कि कोई भूखा ना सोए, ये कहते हैं कोई भरे पेट ना सोए। एहसास जहां लिखा आ जाए ना वहां ये जाके मारते हैं, क्योंकि है ही बेहिस सफाक। एहसास रेडी बान खत्म, एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम खत्म। आपके 55 लाख लोगों को, मैं क्योंकि प्लानिंग की मिनिस्ट्री की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थी, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के सारे प्रेजेंट मैंने किए। 55 लाख पहले 2 से 2.5 सालों में हमने नौकरियां दी है, जेवीज हो रही थी पाकिस्तान में, इन्वेस्टमेंट आ रही थी, आपका रोशन डिजिटल अकाउंट चल रहा था, पाकिस्तान की रेमिटेंसेस चल रही थी। आपके आने के बाद तो डॉलर के ये हालात हैं कि झूठ बोलने को डॉलर नहीं मिल रहा। जो बच्चे बाहर पढ़े उनके माँ बाप यहाँ से डॉलर में फीसें नहीं भेज सक रहे। 1 बिलियन के लिए नाक रगड़वा दिए 6 महीने से, स्टाफ लेवल का आप एग्रीमेंट नहीं कर पा रहे हो। कह रहे इमरान खान करके गया, इमरान खान कैसे करके गया? आप मिफ्ता इस्माइल ने नहीं किया आज से, भाई खत्म हो गया वो तो। अच्छा, जुलाई में इन्होंने नया उसके साथ एग्रीमेंट किया। मिफ्ता इस्माइल उसका क्रेडिट लेता है। साहब आपके पास आखिरी एक चीज, आपको पूरा टाइम दूंगा, मैं पूरा टाइम दूंगा। इसाक डॉलर साहब तशरीफ लाए, उन्होंने कहा मैं आई डोंट केयर IMF से, मैं नहीं बात करता। अब ये कोनियों तक बाजू जोड़ के कह रहे हैं भाई मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुंशी हैं बेसिकली, काम करना उनको आता नहीं। पहले भी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करते रहे, अब भी करें। वो जिनके जहाज पे बैठते ही कहा था, देखा मेरे आने की खबर सुन के डॉलर डर गया, ऐसे ही है ना। वो डॉलर को अब ऐसे परवाज चढ़ी है कि 300 से भी नीचे आपको मिल नहीं रहा है कहीं पे। लास्ट अब बताऊं, वो बिलावल से पूछें, ये जो अब मिनी बजट लाने जा रहे हैं, ये IMF का मिनी बजट है। खोड़ो साहब मैं आपको पूरा टाइम देता हूं, बिल्कुल उसी तरह अनइंटरप्टेड जैसे पहले दे रहा था, सिर्फ इनको कंप्लीट कर देना। आपकी तरफ आ रहा हूं। एडिशनल टैक्सेस आपने इस भूखी आवाम पे लगाने, जिसके मुंह की रोटी भी छीन ली है, जिसको आटा नहीं मिलता, बिजली के बिल आते हैं बिजली नहीं मिलती, गैस के बिल आते हैं गैस नहीं मिलती, और आप आके यहाँ पे बातें कर रही हैं कि जी फसाद कौन मचा रहे हैं? इमरान खान वाहिद आदमी है। और आपने जिसके साथ मिल के रिजीम चेंज किया था, जो खतरनाक कहता था, खतरनाक ये था कि 5 महीने जिस वक्त मिला है हमें, आखिरी 2 ब्रेक का टाइम हो रहा है, सिर्फ लास्ट ब्रेक के बाद खोड़ो साहब को ये हुकूमत 2018 की एक तबाहशुदा पाकिस्तान की इकोनॉमी छोड़ के गई थी। वो इमरान खान था जिसने दिन रात एक किए, 5 महीने के अंदर डिफॉल्ट होते मुल्क को वापस रिवाइज किया। और जब हमने अभी मुल्क छोड़ा था, $17 बिलियन टोटल मिला के बैंक्स के साथ $22 बिलियन के रिजर्व्स छोड़े थे। अभी तो आज आपका ब्लीडिंग $3 बिलियन से भी नीचे। बिल्कुल ठीक है, आपकी इजाजत से 3 बिलियन भी पता किस तरह है, जो मैंने और आपने बैंकों में रखाया हुआ, उसको भी काउंट कर रहे हैं, उसको भी काउंट कर रहे हैं। बात कर रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त हो जाता है। ब्रेक के बाद खोड़ो साहब काफी देर से जो है ना वो सुन रहे थे, जाहिर है उनको रिस्पॉन्ड करने का पूरा मैं मौका दूंगा।
और उसके साथ साथ अजहर सिद्दीक साहब। मुझे अभी पता चला है कि हाफिज़ हुसैन अहमद साहब बैठे हुए थे लेकिन उनकी तबीयत ख़राब हुई है, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि दोबारा से ज्वाइन करें। उनको लेकर गए हुए हैं ऑक्सीजन के लिए। आफ्टर दिस ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ हाफिज़ हुसैन अहमद साहब भी जुड़े हुए थे, कमिटेड थे। उनकी तबीयत ख़राब हुई है। आप सबसे गुजारिश है कि उनकी तबीयत की बेहतरी के लिए दुआ कीजिएगा और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। निसार खोड़ो साहब, आई एम सॉरी, काफ़ी लंबा टाइम इनको भी मिल गया, आपके पास पूरा टाइम है। यू कैन रिस्पॉन्ड टू हर ऑल द पॉइंटर्स। सर खोड़ो साहब। सर मुझे तकरीर करने की ज़रूरत नहीं है और तकरीर करना भी नहीं चाहता था। मैं सोच रहा था कि आप सवाल करेंगे, छोटे छोटे जवाब दे दीजिएंगे, लेकिन अब बहन जो थी वो इतनी कुछ लंबी बात कर गई कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। पहले शुरू से करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2018 की इलेक्शन हुई, आरटीएस सिस्टम इलेक्शन आरटीएस सिस्टम इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया, इन्होंने आरटीएस सिस्टम को ख़त्म करा दिया। साबित हुआ, इनके सदर आरिफ अलवी ने कहा कि बाजवा साहब ने इमरान खान की मदद की थी आने के लिए। कहा गया कि बाजवा साहब आखिर में ये कहने पे मजबूर हो गए कि हमसे ब्लंडर हो गया कि हमने इमरान खान पे हाथ रखा। ये खुद कहते रहे कि जी बाजवा साहब और मैं जितना ऑन वन पेज हैं कोई और नहीं है हुकूमत। दूसरे कहने लगे कि अगर हमारे साथ इतनी इस्टेब्लिशमेंट वन पेज पे होती तो हम ज़रा कुछ बेहतर कर लेते जी। तो ये आए खुद गैर जमहूरी अंदाज में हैं। मसनूई तौर पर ये आए थे, मसनूई तौर पर हुकूमत बनाने के लिए इनकी मदद की गई, ये लोगों को इनके साथ मिलाया गया। आप कह रहे हैं कि अब वो मेरे साथ डर की वजह से आ रहे हैं। तुम्हारे ऊपर सिलेक्टेड का था, लेबल लगा हुआ कि तुम सिलेक्टेड हो, और सिलेक्ट किसने किया? तुम खुद कहते रहे हो कि जी बाजवा ने हमारे साथ ये किया, हमारे साथ ये किया, कभी अच्छाई कभी बुराई। ये सारी दूसरी पार्टियां जो थी वो किसके कहने पर आपके सामने आई? आप मेजॉरिटी नहीं थे। इमरान खान पीटीआई मेजॉरिटी कौमी असेंबली में नहीं था, लेकिन आपको बना दिया गया मेजॉरिटी। इंडिपेंडेंट्स आपके साथ मिला दिए गए, कुछ और जमातें आपके साथ मिल गईं, और फिर अगर वो जमातें और आपके अपने अगर अपनी पार्टी को छोड़ के निकल के आते हैं तो फिर तो आपको ख्याल करना चाहिए कि आपने अपने लोगों का ख्याल क्यों नहीं रखा। 26 या पता नहीं 27 MNAs आज भी तुम्हारे बैठे हुए हैं कौमी असेंबली में, तुम्हें छोड़कर, पीटीआई को छोड़कर, उससे मायूस होकर वो बैठे हुए हैं। और फिर अगर दूसरी पार्टियां हमारे साथ मिल गई तो हम गैर जमहूरी और मसनूई तौर पर नहीं आए। तुम्हें पता नहीं है कि बाबा कॉन्स्टिट्यूशन में नो कॉन्फिडेंस का एक है चैप्टर कि जी हाँ नो कॉन्फिडेंस मूव कर सकते हो। तो आप ये सारी बातें न करो इतनी, क्योंकि हम सबको भी थोड़ा बहुत याद है कि क्या कैसे कैसे होता रहा, क्या क्या होता रहा। क्या तुमने पैर नहीं पकड़े? क्या इमरान खान दुबई नहीं किया पैसे देने के लिए? क्या इमरान खान ने बाजवा साहब को किसी और को इन्वॉल्व नहीं किया सऊदी अरब से पैसे लेने के लिए? क्या आपने सऊदी अरब की बेइज्जती नहीं की कि उनकी मिली हुई घड़ी को आपने बेचकर और उसकी पैसे कमाने की कोशिश की? आपने अपने आप को आइसोलेट किया इमरान खान, आपने अपने आप को आइसोलेट किया, दुनिया में तन्हा कर दिया। आपने अपने आप को, कल कहते हो अमेरिका की साजिश, आज कहते हो अमेरिका के साथ में ताल्लुकात बनाना चाहता हूं। आप खुद ऐसे फंसे हुए हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा है। इमरान खान साहब, पाकिस्तान पर रहम करो। मईशत आपके ज़माने में ख़राब हुई थी जब 2017 में डॉलर 107 रुपये का था, तुमने उसको 192 रुपये का बना दिया। 92 रुपये का बनाया। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ उस वक्त 10 रुपये कम हुआ। अखबार पढ़े हुए हैं, देख लो। 192 तूने 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कहीं एक रहने दिया था?
मैं तो तुमसे पूछता हूं कि तुम कहते थे कि आईएमएफ से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं, और मैं आपसे देख के बोलता था कि तुम तारीख बताओ किस दिन खुदकुशी करोगे। जब तुम आईएमएफ को बात करने गए थे आपने खुदकुशी नहीं की, और फिर कहते रहे मैंने गलती की कि मैं पहले आईएमएफ के पास नहीं गया। आपकी कितनी गलतियां गिनाऊं? 15 गलतियां तो आपने खुद मान ली है कि जी मैंने गलती की, ये गलती की, ये गलती की। तुम खुद आईएमएफ के गए, क्या बातें की आईएमएफ के साथ? खोड़ो साहब, आप बताओ आपसे आपकी इजाजत से एक सवाल कर सकता हूं सर? देखें, आपने कहा कि 3-3.5 साल के अंदर यानी 192 तक गया, 10 रुपए नीचे हुआ, 182 तक डॉलर गया। अभी पिछले 8 महीने के अंदर डॉलर सीधा 100 रुपया ऊपर चला गया, 300 को हिट करने लगा है। चले वो पिछले वाली कमजोरियां आप उनके खाते में डाल भी लें एक लम्हे के लिए, लेकिन इन्होंने कौन सा अच्छाई की है? नहीं पब्लिक के साथ आज अद्वियात की कीमतें 18 अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी गई सर। उनके मेरे भाई मैं उनके खाते में डालना जो होगा मैं जरूर डालूंगा, लेकिन अगर ये 1 साल में 100 रुपया बढ़ गया है या 80 रुपया बढ़ गया है तो मैं इसमें जरूर परेशान हूं। परेशान हूं कि सूरत से निकल सके हम। आईएमएफ कभी नाराज हो जाती है। नाराज किसने किया? आपने नाराज किया, इमरान खान ने नाराज किया। वो कहते थे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाओ, आपने 10 रुपए पेट्रोल की कीमतें कम कर दी। आपने उनके साथ मुनरफ हुए, उस आईएमएफ के डील में आपने उनको धोखा दिया, और धोखा देने के बाद लंबी चली गई बात, हो गई ये सारी चीजें मुश्किलात। इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, हम कब करें कि इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है। उसके ऊपर आ गई बारिशें, उसके ऊपर आ गई, तुम्हारे यहां भी उस वक्त भी कोरोना थी, हमारे पे भी कोरोना थी, अपनी जगह पे सब कुछ ठीक है, लेकिन हाँ क्राइसिस आते रहे हैं मुल्क में जिसको हल करने के लिए टाइम लगता है। इमरान खान को भी तो 3.5-4 साल लगे थे ना, उसको कितना टाइम लगा था कुछ ना कुछ करने के लिए। पहला साल नाकाम, दूसरा साल नाकाम। मैं उसकी में बीटिंग में बिठा हुआ था कि उसने कहा था कि जी एग्रीकल्चर 4% की बात, मैंने कहा था भाई आप 4% नहीं रखो, कल कहीं शर्मिंदगी ना हो आपको, लेकिन उन्होंने रख लिया, कागज में लिख लिया 4%। कौन पूछता है? 4% लिखते हैं, बजट के किताबों में लिखा तो किसने पूछा? कौन सी? अगर 4% की ग्रोथ थी तो फिर पंजाब में गंदम की शॉर्टेज क्यों हुई? उसकी स्मगलिंग क्यों हुई? वो उसका जिम्मा सिंध पे डालते हैं, उसका जिम्मा सिंध पे डालते हैं। सर आपकी इजाजत से मैं हमारे एक और मौजूद मेहमान है सर मैं आपके पास दोबारा आता हूं। खोड़ो साहब, आई हैव गिवन यू प्लेंटी ऑफ टाइम, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, मुझे थोड़ी देर दीजिएगा। मैं अजहर सिद्दीक साहब मुल्क के मारूफ माहिर आईन और कानून है। अजहर सिद्दीक साहब, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने का पाबंद है गवर्नर, और आपका फेडरेशन को कराने होते हैं हर हाल में, लेकिन अगर इसके ऊपर ले तो लाल हो रहा है और गवर्नर उसको जस्टिफाई करता है, चाहे वो केपीके के हों या फिर पंजाब के हों, तो फिर इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ क्या कहता है? बहुत शुक्रिया। मैं भी तोता मैना कहानी सुन रहा था निसार खोड़ो साहब की। ओए होए कमाल हो गया, मैं तो हैरान हुआ। मैंने कहा पता नहीं कोई क्लासरूम पढ़ा रहे हैं यार। दुख और अफसोस होता है, इतने बड़े सीजन पॉलिटिशियन हो और आप अवाम को बेवकूफ बना दे रहे हैं। लफ्ज में शदीद इख्तलाफ हुआ, खबासत का लफ्ज। खबासत तो पीटीएम की 13 सियासी जमातों ने किया, इमरान खान ने किया। इमरान खान तो जंग लड़ रहा है इस माफिया के खिलाफ, जब से 70 सालों से इन्होंने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया। ये मैं कहना नहीं चाहता था कि मजबूरन कह दूं, वजह है कि आइन और कानून पढ़ाना पड़ता है ना हर एक को ना। देखें प्रॉब्लम यहाँ क्या है, ये आज मोहतरमा बेनजीर जिंदा होती ना तो वो रो रही होती, आज उनकी रूह तड़प रही होगी। जुल्फकार अली भुट्टो की रूह तड़प रही होगी कि 1973 का आइन मैंने इसलिए बनाया था कि ये उसके साथ खिलवाड़ करें। भाई उसने जमहूरियत को परवान चढ़ाना है। जमहूरियत क्या कहती है कि आपने जब असेंबली पहले डिसॉल्व होगी 90 दिन के अंदर, नॉट लेटर देन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और अगर अपने टाइम पे डिसॉल्व होगी तो फिर ये, मैं 2 मिनट बाद में आता हूँ ये आपके पास जी। अच्छा, वो अजहर साहब कहीं चले गए, आप जरा जवाब दे दीजिएगा निसार खोड़ो साहब। देखिए निसार खोड़ो साहब ने जितनी लंबी तकरीर की है, बहुत लंबी तकरीर की है, मैं सारे तकरीर के पॉइंट्स नोट करी थी। सिर्फ इनसे इतना कहूँगी कि जनाब आरटीएस तो ये आपके जो मोहसिन है कमर जावेद बाजवा साहब, जिनकी वजह से आप सारे असेंबली में एक एल्फी लगा के बैठ गए, और मेजॉरिटी नहीं सारी माइनॉरिटी की जमातें जो हैं वो पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ है पूरी दुनिया की कि वो आके हुकूमत करने बैठ गई हैं।
और उसमें आरटीएस का जो ये क्रेडिट दे रही है उन्हीं का ही क्रेडिट है, क्योंकि उसके बाद ख्वाजा आसिफ का रात को रोते हुए फोन गया था, राना सनाउल्लाह हारा हुआ था और 6-7 लोग इनके सिर्फ उस बेल्ट में, सेंट्रल पंजाब की बेल्ट में और फैसलाबाद के करीब हारे हुए थे। उसमें वो मोहसिन रांझा साहब भी शामिल थे, जो फिर मुआवजा हुआ और 3 दिन बाद वो जीत गए और आरटीएस का सिस्टम बिठाया। आप लोगों के जो रोने थे, बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, जो जोड़ तोड़ हो रहे थे पार्लियामेंट लॉजेस में, रात को 2:30 बजे जो अचानक से मीटिंग्स कॉल हुआ करती थी और लोग बुखलाए हुए इकट्ठे होकर बैठ जाया करते थे, उसके बाद आके उन्होंने कहा कि हमारा तो टारगेट ये कि हमने ईवीएम खत्म करनी है। इस मुल्क में आपका रेटिना स्कैन पे आप जा रहे हैं। मैं इंफॉर्मेशन की कमेटी की मेंबर थी, डिफेंस कमेटी की मेंबर थी, स्टैंडिंग कमेटी की, आईटी कमेटी की मेंबर थी। रेटिना स्कैन पे आप जा रहे हैं, आपका पासपोर्ट जो है वो डिजिटल बनता है, हर चीज आप बायोमेट्रिक पे कर रहे हैं, सिर्फ एक वोट है जो आपने पुराने ठप्पे की तरह डालना है। इसी वजह से ना, ताकि ये इस किस्म के जो हारे हुए लोग होते हैं वो जितवा के लाए जा सके और एक डंडे के हाथ में सारा कुछ रहे। हमारी कमजोर हुकूमत बनवाने का सेहरा भी बाजवा साहब को जाता है, बिल्कुल जाता है। अच्छा। क्योंकि अलीम खान जैसों को उन्होंने बाद में पंजाब का वजीर आला बनाना था, इसलिए उनको सारा टाइम उस्मान बुज़दार साहब बड़े बुरे लगते थे। आज तक उन पे करप्शन के कोई चार्जेस सॉलिड निकाल के ला नहीं। आपको लाने का भी जिम्मा उनका और आपको भेजने का भी जिम्मा हमारा। लाने का जिम्मेदार तो हमारी वो 22 करोड़ अवाम है ना, जो अभी आज सड़कों पे निकलती है। और उसकी मैं आपको मिसाल दे दूं, 17 जुलाई को इनकी हुकूमत में इस सारे एग्रेशन के साथ बाजवा साहब का डंडा सिर पे मौजूद, हर कोई हमारे अगेंस्ट, और 17 जुलाई को पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान पंजाब में पीटीआई को कामयाब कराया और इस सारे एग्रेशन, स्टेट एग्रेशन के बावजूद हमारी हुकूमत बनवाई। 16 अक्टूबर का इलेक्शन होता है, पाकिस्तान के तूलो अर्ज से इमरान खान अकेला खड़ा होता है और वो जीत जाता है। अगर वो इतना नाअहल होता और अवाम से इतनी, उससे अवाम जो है वो फारिग होती है, हालांकि उनको पता है कि इमरान खान पॉपुलर वोट तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, पॉपुलैरिटी तो उनकी, पॉपुलर होना और वोट बनाना में डिफरेंस होता है, जो ये अभी बात कर रहे थे। कराची में अवाम ने बेजार होके नहीं, आपने तशद्दुद से ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जीते और इलेक्शन कमीशन में हमारी दरखास्तें गई हैं। दुनिया ने देखा है कि वहां पे आपका अमला किस तरीके से ठप्पे मार रहा था, गुंडागर्दी की। एक दिन पहले तक तो सबकी कांपे टांग रही थी, बाइकआउट हो रहे थे। अच्छा, अगर इतना आप लोगों को ट्रस्ट है कि इमरान खान से अवाम आवाजार हुई है, तो हम तो कह रहे हैं आओ इलेक्शन करा लो। सबसे ज्यादा हिलते हैं और लीतो लाल तो आप कर रहे हैं इलेक्शन से भागने की। कभी कहते हैं जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कभी कहते हैं जी मुमकिना तौर पे दहशतगर्दी होगी जिसको फिर हवा भी मिलनी शुरू होगी है। अब यहाँ पे भी मैं आपको इनकी जो बी टीम है इलेक्शन कमीशन और जान के मान पा रही हूँ, उनकी भी तौहीन हो जाती है। जैसे जरदारी साहब की तौहीन हो रही है, बिलावल साहब की तौहीन हो रही है, उस तरह इलेक्शन कमीशन की भी तौहीन हो रही है। इनकी बदनीयती बता दो, जो जबरदस्ती के इस्तीफे इनके स्पीकर ने बदनीयती पे मबनी माने हैं, उसके बाद नहीं उन्होंने बड़ी लंबी तकरीर की। अब वो सुनने का हौसला पैदा करें। चले आप बड़े जनाब आए हुए हैं, बड़े जबरदस्त तरीके से दिल बड़ा करें, मैं आपकी तरफ आता हूं, आप हुकूमत में दिल सुनने का भी हौसला करें। चले मैं आपकी तरफ आता हूं, आवाम के तर्जुमानी को सुने। पूरा टाइम दूंगा खोड़ो साहब को। आप देखें इलेक्शन कमीशन को इंस्ट्रक्शंस क्या गई हुई है, बाय इलेक्शन अनाउंस कर दी। जनाब बात सुने ना, ये बात नहीं है, ये 100 जो गई है असेंबली, आप बोल लेते हैं उनको। मैं आपके पास फिर आ जाता हूं, मैं आपके पास फिर आ जाता हूं। आपको सुनना भी पड़ेगा, आपने बहुत तकरीर की है, जवाब अपने मर्जी टाइम पे अपने बोले। खोड़ो साहब को बोलने दें। नहीं क्यों बोल लेने दे, फिर मैं उठ के चली जाती हूं। आई विल नॉट लेट हिम स्पीक अनलेस आई गिव हिम आंसर्स। आपने जो तकरीर की आप जवाब लें उसका। ये क्या बात हुई, हिम्मत नहीं है, जवाब लें। बाय इलेक्शन हो रहे हैं, बाय इलेक्शन अनाउंस किए। नहीं जमील फारूकी बात गेस्ट है, वो भी गेस्ट है, आप भी गेस्ट हैं, रिस्पेक्टेबल है। आप बारे में बोले, मैं उनके बारे में नहीं बोली, मैंने उनको तकरीर करने दी। उनकी सारी झूठी सच्चियां सुन ली, सारा झूठ उन्होंने बोल के बैठ के बोला। लेट्स नॉट क्रिएट द बैड टेस्ट, लेट्स नॉट क्रिएट द बैड टेस्ट। उनको इतनी तमीज होनी चाहिए कि खातून का बारी आई है तो बात सुन लेना। मैंने तो उनकी पूरी तकरीर इंटरप्रेट सुनी है, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, आप उनको क्यों इतना चांस दे रहे हैं? नहीं मजीद कोई थ्रेट्स आई नहीं है क्या है? ऐसी भी कोई बात नहीं है। बात सुने, वो मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, आप भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं सारे। मैं कोई फालतू इनकी तकरीरें और झूठ सुनने के लिए बैठी हूं। वो गाली गलौज कर रहे हैं, गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, झूठे एलिगेशंस दे रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाय इलेक्शंस अनाउंस कर दी हैं, उसके लिए पैसे भी आ गए हैं। वो पंजाब में भी होंगे, वो केपी में भी होंगे, वो सिंध में भी हो रहे हैं, वो बलोचिस्तान में भी हो रहे हैं। नहीं कराने तो प्रोविंशियल असेंबली के नहीं कराने। क्या फाइनेंशियल इशू हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लिख के दे दिया, फिर कह रहे जी जीएचक्यू ने मना कर दिया है। भाई आइन का आर्टिकल 243(1) कहता है जीएचक्यू तो आपके अंडर है फाइनेंस मिनिस्ट्री के। ख्वाजा आसिफ साहब अब अगर अपना वो वापस करना चाहते हैं, आप बोलिए जी खोड़ो साहब। और इनसे पूछना था, आपने तो महंगाई मार्च किया था कि तेल की कीमतें कम करें, जब इमरान खान ने 10 रुपए कम कर दिए फिर
आग क्यों लग गई थी? और 8 मार्च को बिलावल साहब आए थे, वो कांपे टांग गए, बयान करके गए थे। अच्छा, मैं यहाँ पे बड़ी खबर शामिल करता हूं। उन्होंने कहा कि असेंबली तोड़ दें, बड़ी खबर सुन ले, इलेक्शन कराएं। बड़ी खबर सुन ले। बड़ी खबर यह है खोड़ो साहब, आपके लिए भी और आपके लिए भी, देखें कि लाहौर हाई कोर्ट ने अब से कुछ देर पहले लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि इंतखाबात 90 रोज के अंदर अंदर कराए जाए। पंजाब के अंदर इंतखाबात 90 रोज के अंदर अंदर कराने का हुक्म दे दिया है। मैंने कभी कहा सर बोले सर, खोड़ो साहब एक सेकंड आप सुन ले मेरी बात। आप सुन ले मेरी बात। जी भाई, मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है लिखा हुआ 90 दिन का। आज कोर्ट ने भी कह दिया होगा। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की कि 90 दिन के अंदर नहीं होने चाहिए। मैंने कहा था कि ये बेतुके इलेक्शन कराने का खबासत क्यों फैला रहे हैं? ये बेतुका 3 महीने के बाद इलेक्शन हो रहा है, जो इलेक्शन कमीशन की वजह से, आप लोगों की खबासत की वजह से हो रही है। अल्लाह अकबर। इनको अब तुम्हें बाय इलेक्शन में तो इसलिए खड़ा होना है, तुमने वापस असेंबली में आना है कि जी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए हमारे साथ बात करे कोई, राजा परवेज के कहने पे नहीं बात निकलने करे लगी कोई। पीटीआई असेंबली से। आप तो इसमें आप लोग अपने आप को वो ना समझे कि मुगलिया दौर में बैठे कोई आपसे बात करे, पीछे से आपको ऑर्डर करेगा और आप आगे डोरे हिला के बताएंगे, आगे आएंगे आप। हम आवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं और यहाँ पर कोई रजीम चेंज के बाद जो बदगुमानियां फैला रहे हैं, डुबो रहे हैं, उनकी नहीं चलने देंगे। दौर अवाम का है बहन, दौर अवाम का होता है। आप लोगों ने तो सलामत खान के कंबल ऑनलाइन बेच होता है जो सिंध में हशर किया हुआ है, उसके भी कोई जवाब देंगे 15 सालों से। ऐसे नहीं बोलो, असेंबली में जो आप सिंध में कब्जा करके बैठे हुए हैं 15 सालों से, और अभी सलामत खान के कंबल ऑनलाइन बेच रही हैं, इमदादें ऑनलाइन बेच रही हैं। बिलावल साहब एक जहाज से उतरता है दूसरे पे चढ़ जाता है, किया क्या है? ये बात तो खोड़ो साहब आई है कि कंबल बंबल ऑनलाइन बेच रहे हो। ये बात तो आई है। जाके कभी वो उनको अरे सही मेरी बात तो सुनो। कैंप स्टैंड और कंबल, इनका तो मैंने भी बात तो सुनो सर। सर मैं चला जाऊंगा सर, ऐसे नहीं होगा। घड़ी पे तो बड़ी तकलीफ हो रही है, ऐसे नहीं। जरदारी साहब बीएमडब्ल्यू इस तरह की डिस्कशन ठीक नहीं है। भिजवा दें वापस। सर आप रिलैक्स 1947 से लाहौर हाई कोर्ट में जब मांगा, हाफिज हुसैन अहमद साहब हैं हमारे साथ, तो भाग गए हैं। नहीं क्या है वो ये इतना सारा कुछ सुन के ना उनकी तबीयत वैसे ही खराब हो गई है। सही, मैं जा रहा हूं सर आप बोले। मैं जा रहा हूं। आप बोले, खोड़ो साहब बोले। मैं उठ रहा हूं सर। आप बोले सर, आपको उठने नहीं देंगे हम। बोले सर, आप मुझे सुने तो सही सर, प्लीज गो अहेड। अरे सुनो तो सही भाई। अभी उन्होंने कहा कि जी हम 15 साल से बैठे हुए हैं, अब कंबल तक लोगों को नहीं दे सकते। ठीक है, आप लोगों को शर्म नहीं आई कि आपने सिंध में किसी एक झोपड़ी में भी नहीं गए, किसी के सर पे हाथ तक नहीं रखा, आप सोए हुए थे उस किसी को रोटी का टुकड़ा नहीं दिया, खाना बांटा है किसी के। अली जैदी बेचारा बात सुना ना मेरी बात, मेरी विमेन विंग आप की सुने तो सही। गई है। अरे सुनो तो शहबाज शरीफ को बुलाया और वो जो आपके अनिल कपूर झूठे मुराद अली शाह साहब है, वो जब बेचारों ने किसी ने प्रोटेस्ट किया 100 लोगों पे आपने दहशतगर्दी के पर्चे कटवा दिए। आप लोगों ने सलामत खान की जितनी बात थी उससे तो यहाँ पे इमरान खान की मगरूरी में आके क्या बातें कर रहे हैं, सो के उठा इमरान खान की देखा भी करें। खोड़ो क्या बोल रही है? मैं क्या बोलूं आपके साथ? सिंध में निकले बाहर, क्या बोलूं यार? जाके देखें अवाम क्या कह रही है, किस तरह बिलबिला रही है। अब आप सुनो ना, आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट क्यों रहे हो? ये बैड टेस्ट क्रिएट ना हो, इतना पूरी कोशिश रहे की हो है भाई। और मैंने दोनों को पूरा टाइम दिया था एज ए होस्ट। न्यूट्रलिटी यही होती है किसी हद तक। बहरहाल दिस इज द पार्ट ऑफ गेम। पॉलिटिक्स में ऐवान के अंदर जब होता है तो फिर शोज के अंदर भी हो सकता है, लेकिन राइट साइड हमेशा राइट साइड रहती है। एक साइड है जिसने 40 साल तक गवर्नमेंट संभाली है। नवाज शरीफ साहब को ही देख लें, शहबाज शरीफ, और इन्होंने 10 बारियां ली हैं पंजाब और फेडरेशन के अंदर। इन टोटल मैं बता रहा हूँ, इसमें पीपल्स पार्टी को आप थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें, JUI अपनी जगह पर है। तो एक शख्स जिसने टोटल 3.5 साल, जिसमें कोविड इस सदी का सबसे बड़ा पैंडेमिक आया था, उसको भी फेस किया, उसके बावजूद अगर आपकी इकॉनमी फ्लरिश कर रही थी, तो सवाल किससे बनता है फिर? ये मैं अवाम के ऊपर छोड़ता हूं, सवाल किससे बनना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर भी अगर बरांगीख्तगी है और यकसानियत या कंपैरेटिव एनालिसिस करके दोनों को बराबरी की सतह पर खड़ा करने की बात है, तो दैट इज अनफॉर्चुनेट एंड अनफेयर। नेशनल डिबेट से इतना ही। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जमील फारूकी को इजाजत दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा।
खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।